नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक नॉन प्रॉफिट वॉचडॉग है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएचओ। हमारा काम है जो भी पब्लिक हेल्थ के बारे में विषय है, जो हमारे जनहित में या उसके बारे में एक प्रकार से अध्ययन करना और सचेत करना, जनता को या पॉलिसी मेकर्स को सुझाव दे सकते हैं हम पॉलिसी मेकर्स को। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि सबके लिए, आम नागरिक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सरकारों के लिए भी थोड़ा सोच समझ के उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। यह है WHO पैंडेमिक ट्रीटी और कुछ अमेंडमेंट्स जो सुझाव दिए हैं। WHO ने कुछ अमेंडमेंट्स टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस रिविजन्स काफ़ी प्रपोज किए हैं WHO ने। और उसमें कई ऐसे पॉइंट्स है तो बहुत ही एक्सटेंसिव रिवीजन WHO ने प्रपोज किए हैं, सुझाव दिए हैं। 300 से करीब अमेंडमेंट्स है उसमें, एक छोटे से डॉक्यूमेंट में। पर अभी एक शोधकर्ता है जो कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी पिछले 2-3 साल से काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, जेम्स रोगोस्की। वो रिसर्चर है और राइटर है, ऑथर है। वो काफ़ी उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, अमेरिकन है। और कई वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को और कई वर्ल्ड सिटीजन्स को वो सचेत कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने काफ़ी डीप गए उन्होंने कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और उन्होंने अभी एक पोल सर्कुलेट किया है और उनमें पूछा है, उन्होंने 10 ऐसे मुद्दे निकाले हैं जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के जो अमेंडमेंट्स में से 10 ऐसे मुद्दे निकाले हैं जो कि हमारे काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो जाएंगे, जो कि हमारे हित में नहीं है। और जिसके बारे में उन्होंने ये भी, इसके ऊपर एक पोल भी लिया है कि कितने लोग इससे सहमत है, कितने लोग रिजेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, WHO पैंडेमिक ट्रीटी, और कितने लोग इससे सहमत है। अभी तक उनके मैं लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक में पता आप अपना राय भी दे सकते हैं, पोल आपका वोट भी दे सकते हैं, और वो देख भी सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। और अभी तक 100% लोगों ने, जिन्होंने वोट दिया, करीब 2000 लोगों ने अभी तक वोटिंग किया है, पूरे के पूरे 100% लोगों ने बोला है कि इसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये हर नागरिक को जानना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ये WHO के डॉक्यूमेंट्स काफ़ी, बहुत ऐसे लैंग्वेज रहता है कुछ जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आता है। और हम जो सरकारें इसको एक्सेप्ट भी कर ले, सोचेंगे कि शायद ये जनहित के लिए है। पर ये 10 मुद्दे उन्होंने बताए हैं कि किस वजह से ये जनहित में नहीं है, ये और किसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, और कुछ कुछ लोगों को फायदा होगा इसमें, और आम जनता को शायद इससे फायदा ना हो। तो वो मैं अभी 10 जो मेन पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं और लिस्ट किए हैं, वो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। उसमें आपको ये 10 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, वोटिंग ये भी मिल जाएंगे। और यूएचयू की तरफ से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, PMO ऑफिस को एक गुजारिश है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, चर्चा करें। 19 जुलाई है इसको साइन करने का, उसके पहले इसको अच्छे से, कम टाइम है, 19 जुलाई तक इसको रिजेक्ट कर सकते हैं जो भी सरकारें हैं। और इसके पहले, इसको साइन करने के पहले अच्छे से सोचना चाहिए और राय लेना चाहिए, लीगल एक्सपर्ट्स का राय लेना चाहिए। पार्लियामेंट में डिस्कशन हो तो और बेहतर है। अभी तक पार्लियामेंट में खाली एक राज्यसभा मेंबर, शायद पिछले साल मिस्टर हेगडे, उन्होंने खाली रेज किया था ये WHO पैंडेमिक ट्रीटी, और किसी ने नहीं रेज किया। इससे पता चलता है कि ये एक ऐसा मुद्दा जो है, जो कि सबको ये कर सकता है, प्रभाव, सबके ऊपर प्रभाव हो सकता है इसका।
किसी को पता नहीं है। तो मैं ये 10 मुद्दे एक एक के बाद एक इसके ऊपर मैं थोड़ा बातचीत करता हूँ। द टॉप 10 रीजन्स टू रिजेक्ट द अमेंडमेंट्स टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस बिफोर जुलाई 19, 2025, ये डेडलाइन है। तो पहला उन्होंने दिया है कि द न्यू डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट हेल्थ प्रोडक्ट्स। जैसे उन्होंने जो WHO का ट्रीटी में पहला अमेंडमेंट है कि जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि पहला पॉइंट उनका जो है अमेंडमेंट में, जो हमारे लिए हित में नहीं है, रेलिवेंट हेल्थ प्रोडक्ट्स का जो मेंशन किया है WHO के अमेंडमेंट में, उसमें खाली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, दवाइयाँ है, डायग्नोस्टिक्स है, टेस्ट किट जैसे आपने देखा था RT-PCR, डिवाइसेस एंड जीन एंड सेल बेस्ड थेरापीज। जीन बेस्ड एंड सेल बेस्ड थेरापी क्या हुआ? वही mRNA वैक्सीन। और और सेल बेस्ड थेरापी mRNA वैक्सीन, फिर एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन जो कि अभी महामारी में यूज़ किया था, mRNA वैक्सीन और एडिनो वायरस से। तो वो प्रोडक्ट्स में उन्होंने अमेंडमेंट में वही प्रोडक्ट मेंशन किए हैं। और देर इज़ नो मेंशन ऑफ दूसरे चीज़ें हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, जैसे विटामिन का कोई मेंशन नहीं किया। अभी आपने देखा इस महामारी में भी कई शोध हुए, पता चला कि जिनका विटामिन D कमी है उनको वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो यार इसमें तो सबको अंदर कर दिया था लॉकडाउन में, बाहर बीच बंद कर दिया था, सनलाइट बंद कर दिया था, पूरा अनसाइंटिफिक चला था। और मिनरल्स और बाकी कुछ हेल्प में और कोई नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बात नहीं किया हेल्थ में। देयर हैज़ बीन नो आफ्टर इवेंट रिव्यू। हर महामारी के बाद एक ऑडिट होता है, रिव्यू होता है कि महामारी में क्या चीज़ें अच्छा ठीक किया, क्या चीज़ें में कमी रह गई। और जो कमियां रह गई तो फेलियर्स हुए जिसमें हम नाकामयाब रहे, लॉकडाउन नाकामयाब रहा, कोलेटरल डैमेज हुआ, ये उसका कोई WHO ने उसका अध्ययन नहीं किया, जो कि करना चाहिए। और फ्रॉडुलेंट यूज़ ऑफ PCR टेस्ट, जो गलत तरीके से RT-PCR किया, उसका भी कोई इवेल्यूशन आज तक नहीं हुआ। अब वो फिर से वही डायग्नोस्टिक वगैरह अमेंडमेंट जो किए हैं उसमें ये प्रोविज़न है कि डायग्नोस्टिक लागू किया जाएगा, लोगों का टेस्ट किया जाएगा, घर में भी जाके टेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट भी दे सकते हैं उनको, जीन बेस्ड प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। और वेंटिलेटर, ड्रग्स और रेमडेसिविर, जैसे दवाइयाँ का क्या फ़ायदा क्या नुकसान, उसके ऊपर भी कुछ छानबीन नहीं हुआ। एंड वायरल वेक्टर एंड mRNA वैक्सीन्स, आर्टिकल 1 अमेंडमेंट में, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन आर्टिकल 1 में ही दिया है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स जिसका कि इस महामारी में इस्तेमाल किया था और इसका कोई ये नहीं किया, अध्ययन नहीं किया कि इससे फायदा हुए या नुकसान हुए। उसके बाद अभी फिर से ये TT में डाला है, तो अगले महामारी में फिर से ये प्रोडक्ट लोगों के ऊपर बिगर टेस्टेड इमरजेंसी यूज में फिर आ जाएगा। अभी जो इमरजेंसी हुआ है तो उसका नतीजा मिलना चाहिए हमको कि इमरजेंसी यूज में क्या फ़ायदा। तो ये पहला उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के 10, पहला रीजन है रिजेक्ट करने का। दूसरा रीजन है डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO, जो WHO के डायरेक्टर जनरल है आज की तारीख में जो टेड्रोस है, वुड बी एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ पैंडेमिक इमरजेंसी। उनके पास पूरा पावर रहेगा कि कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर दे, कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर दे। और अपॉन उसके मर्जी से, ऑन हिज डिटेल, उनको लगता है तो वो कर देंगे, विथ नो चेक्स और बैलेंसेस। कोई उसका अपोजिशन करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई डिस्कशन करने का प्रोविजन नहीं है। देर इज नो प्रोसीजर बाय विच द मेंबर नेशन कैन वोट टू टर्मिनेट डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर जनरल। तो एक बार WHO के डायरेक्टर जनरल ने पैंडेमिक घोषित किया तो कोई भी नेशन के पास भी पावर नहीं है कि नहीं हम इसको डिक्लेरेशन को हम डिस्कशन करेंगे या बंद करेंगे। अब ये तो बहुत ही मतलब बिल्कुल पैंडेमिक के वो पूरा मतलब डिसीजन मेकिंग हो जाएंगे। और ये WHO के डायरेक्टर इज नॉट क्या एक्सपर्टीज उसका, क्या फाइनल अथॉरिटी कैसे है उसके पास, क्या कमेटी है, सब कोई इलेक्टेड नहीं है, कोई सब ब्यूरोक्रेट्स है, सब नॉमिनेटेड है। वो
कोई उनमें से मेडिकली क्वालिफाइड भी नहीं है आज के तारीख में जो डायरेक्टर जनरल है। देर इज नो। तो ये आर्टिकल 112 एंड 49 में दिया हुआ है। इसमें प्रोविजन है कि डायरेक्टर जनरल कभी भी महामारी, कोई भी उसको लगता है वो कभी भी महामारी डिक्लेयर कर सकता है, पेंडेमिक। और एक बार डिक्लेयर करेगा तो इसको फिर इतने पावर्स मिल जाएंगे। तो ये आप देखिएगा, ये पेंडेमिक के नाम से वो पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करने का, जो जो कंट्रीज इसको साइन करेंगे ट्रीटी को, इंटरनेशनल रेगुलेशन, ये बाध्य हो जाएंगे वो। ये दूसरा प्रोविजन है। दो कारण है अभी हो गए। पहला कारण था कि फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, वैक्सीन्स, ये सब का प्रोविजंस है। mRNA वैक्सीन, ये वैक्सीन ज़बरदस्ती लगाए जाएंगे। और दूसरा हो गया कि कभी भी वो डिक्लेयर कर सकता है। तीसरा उन्होंने दिया, स्टेट्स पार्टीज shall मेंटेन और इंक्रीज डोमेस्टिक फंडिंग as necessary and collaborate to strengthen sustainable financing to support implementation of these regulations. How much is this going to cost? आर्टिकल 44 में रहता है कि जितने कंट्री साइन करेंगे वो इसको फंडिंग करेंगे। अगर एक बार डिमांड आएगा, उन्होंने महामारी डिक्लेयर कर दिया, उसको फिर जो जो गाइडलाइंस देंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल ये वो, तो उसके लिए ये फंडिंग करेंगे जितने भी आपके स्टेट्स होंगे या जो कंट्रीज होंगे। तो अब उसमें कितना टैक्स पेयर का पैसा जाएगा। और ये सब वन साइडेड हो रहा है। ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इसको मंजूरी है वो, पैसा हमारे लोगों के जाएंगे, सिटीजन्स के। और अभी इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतने कंट्री, हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन्स हैं। कोई भी महामारी होता सबको बराबर थोड़ी इफेक्ट होता। डेमोग्राफिक अलग है, पॉपुलेशन अलग है, क्लाइमेट अलग है। अगर वो चाहेगा तो वो सब वन साइज फिट्स ऑल कर देगा अपन। तो उसमें अननेसरी फंडिंग होगा। और हमारे खुद के भी बीमारियां हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे जितने भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग हैं, उससे फंडिंग डाइवर्ट हो जाएगा ना। आप देख रहे हैं अभी जो महामारी हुआ था, टीबी से बहुत फंड डाइवर्ट हो गया। टीबी केसेस बढ़ गए। वो भारत मुक्त टीबी होने वाला था तो 2025 तक नहीं हुआ, क्योंकि हम सेटबैक हो गया काफ़ी। तो ये तीसरा ये है कि फंडिंग भी बाध्य हो जाएंगे कंट्रीज। ये तीसरा ऑब्जेक्शन है। चौथा ऑब्जेक्शन है, ये काफ़ी हाईलाइट किया है इन्होंने। और न्यू आर्टिकल 44 BIS, एक नया आर्टिकल इन्होंने डाल दिया है। WHO के जो भी ये ड्राफ्ट कर रहे हैं अमेंडमेंट, 44 BIS किया है, एडेड टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इन वायलेशन ऑफ द WHO कॉन्स्टिट्यूशन। WHO कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि बिगर ये करके कोई आर्टिकल डाल दे। इन्होंने डाला है ऑन February 6, 2023, द रिव्यू कमेटी जो ये ड्राफ्ट को रिव्यू कर रहा था, cautioned against creating an explicit financing function for WHO under the regulations। रिव्यू कमेटी ने बोला था कि WHO कोई फाइनेंशियल फंक्शन, WHO फाइनेंशियल फंक्शनिंग से अलग रहना चाहिए उसको। पर इसमें क्या है, अमेंडमेंट कर दिया है अभी इस पे, द फेलियर टू डिफाइन डिटेल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म। एक ऐसा 44 BIS डाला है, कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म वाइल एम्पावरिंग unelected, unaccountable and unknown future bureaucrats to control the mechanism। कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म, फाइनेंशियल ये मैकेनिज्म डाल दिया। और फ्यूचर जो अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट होंगे, अनअकाउंटेबल होंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई वो इलेक्ट होके गए हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सब फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तहत ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करेंगे। आप देख रहे हैं, मेक पब्लिक अ कंप्लीट, और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा और पब्लिक भी नहीं होगा। कंप्लीट ऑडिट ट्रेल एज वेल एज द फेलियर टू एंसर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल बी प्रिवेंटेड, ऑल अनएक्सेप्टेबल। कोई ऑडिट का प्रोविजन नहीं उसमें, कोई उसमें फाइनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि किसको बेनिफिट हो रहा है, ये फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म करेंगे। कुछ ये वेग टर्म डाले हैं। इन एडिशन आर्टिकल 44 BIS was improperly and secretly added to the final version। उसको secretly ऐड किया है फाइनल वर्जन में। रिव्यू कमेटी ने बोला था ये फाइनेंशियल कोई क्लॉज नहीं डालो WHO का, जो कि WHO फाइनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो, पर वो डाला है सीक्रेटली।
44 BIS, आर्टिकल 44 BIS, इंडिया इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। मैं इसको दूंगा, इसका लिंक दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये चार कारण है। पांचवा कारण है, WHO डायरेक्टर जनरल फेल टू प्रॉपरली सबमिट द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स with at least 4 months notice as required by Article 55(2). Article 55(2) of the WHO Constitution, WHO Constitution बोलता है कि ये सब WHO Constitution के आर्टिकल्स, अभी जो मैंने आर्टिकल्स बताए हैं, ये सब WHO Constitution में आर्टिकल्स दिए हैं, ये सब वायलेशन हो रहा है इसमें इंटरेस्ट। और उसमें दिया है कि 4 महीने का नोटिस देना चाहिए। ये अभी जुलाई में अभी साइन करना है, तो 4 महीने का नोटिस आर्टिकल 55 बोलता है, तो वो टाइम से नहीं दिया, जिससे कि अभी इधर जल्दी जल्दी करने में, मतलब जल्दी जल्दी कंट्री साइन कर दे, मकसद ये है। 4 महीने का नोटिस देंगे तो डिस्कशन होगा, ये होगा, तो ये एक वायलेशन है। और छठवा दिया है, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल दैट हेल्दी पीपल हु आर मियरली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग बीन एक्सपोज टू अ कंटेजियस में बी क्वारंटाइन। छठवें में यह है कि जैसे आपने देखा इस महामारी में पहली बार हुआ कि जो हेल्दी है, जिसको कोई सिम्टम नहीं है, उसका मूवमेंट्स रोक दिया गया, उसको लॉकडाउन कर दिया, यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। तो आज तक कभी नहीं हुआ, हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज में है, जिसको सिम्टम्स है, जिसको बीमार है, उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन, वो आइसोलेशन जरूरी है, चेन ऑफ, ये बोलते हैं ना, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोग, पर हेल्दी को कभी नहीं करते। क्योंकि हेल्दी लोग जो है, जिसको सिम्टम नहीं है, उसका चांसेस ट्रांसमिशन का बहुत मिनिमम है। अरे खांसेगा, ऐसेगा, रेस्पिरेटरी, जब वो सिम्टम नहीं, खांसेगा नहीं, अंदर पड़ा है हमारे यहाँ कितने वायरसेस वायरसेस अंदर पड़े रहते हैं, टीबी से लेके, इससे लेके, हम क्या अभी सभी डिजीज कैरिंग है, तो सभी को अपनी जगह रुक जाना चाहिए। तो ये प्रोविज़न बड़ा खतरनाक है कि ये क्वारंटाइन जो किया था इस महामारी में गलत किया था। हेल्दी लोगों को क्वारंटाइन कभी नहीं हुआ पब्लिक हेल्थ में, सबको कुछ ना कुछ भी तो बीमारी मिल ही जाएगा, अगर टेस्ट करो 50 तो RT-PCR करो, इतने इन्फेक्शन, तो सबको आप ये कर दोगे। एसिम्टोमेटिक हेल्दी पीपल को, जो बीमार होता है उसका इलाज होता है, उसको आइसोलेट होता है, वो उसको, तो ये बहुत ही अनसाइंटिफिक प्रोविजन है कि हेल्दी पीपल को मियर सस्पेशन ऑफ हैविंग, उसके कांटेक्ट में आया, बेशक वो बीमार भी नहीं हुआ, इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, पर उसका स्टैचू हो गया एक जगह, मूव नहीं कर सकता, ये दिया हुआ, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। Forcing conveys operators to apply health measures such as spraying insecticides on board while travelers are embarking or disembarking is a clear violation of fundamental freedom. Article 24, Article 24(1)(b एंड Annexure 4, ये जितने भी WHO कॉन्स्टिट्यूशन के ये वायलेशन है, कि आप देखेंगे एयरक्राफ्ट में लोग बैठे, पैसेंजर्स, आप स्प्रे कर रहे हैं या कोई व्हीकल में स्प्रे कर रहे हैं, ये सब अमेंडमेंट में दिया है, ये पावर आ जाएगा WHO को, अभी जब महामारी डिक्लेयर करेगा, कहीं भी कुछ स्प्रे करे, ये करे, उसमें आप कोई एलर्जी हो, कोई है, उसको भी नुकसान हो सकता है। तो ये सातवां ऑब्जेक्शन है। आठवां ऑब्जेक्शन है, नेशंस आर ऑब्लिगेटेड टू इनैक्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। Many have already enacted some of the most dystopian measures imaginable. Article 4, जितने भी कंट्रीज होंगे जो साइन, वो जब, अगर वो जब महामारी डिक्लेयर करता WHO, या जो पैंडेमिक ट्रीटी डिक्लेयर तो करेगा, तो फिर तो बिल्कुल ही इमरजेंसी एक प्रकार से लग जाएगा आप। पर अगर ट्रीटी साइन हो जाएगा, जो जो कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे, उनको अपने कंट्रीज में भी ऐसे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कन्वेंस, इसमें में डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, अपने कंट्री के रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, रेगुलेशंस भी बनाने पड़ेंगे। और अभी देखिए कई स्टेट्स हमारे इंडिया में, तो केरला ने ऑलरेडी बना लिया पब्लिक हेल्थ बिल, वो WHO यही जैसा है, अभी सभी स्टेट्स बना लेंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ लीगल, ह्यूमन राइट्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी वायलेट हो रहे हैं, लीगल ये भी वायलेट हो रहे हैं, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल के ये शायद वायलेट हो रहे हैं कुछ। तो इसीलिए लीगल एक्सपर्ट्स का राय इसमें ज़रूरी है, और हेल्थ एक्सपर्ट्स के भी राय ज़रूरी है, सिटीजन्स ग्रुप, सिविल सोसाइटी का भी ये ज़रूरी है, और पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होना चाहिए इसमें।
फिर नाइन्थ ये है कि इम्प्रूविंग बाय इंस्ट्रक्टिंग द डायरेक्टर जनरल प्रोवाइड अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन एनी WHO कोऑर्डिनेट मैकेनिज्म concerning access to and allocation of relevant health products. वही amendments to this article simply feed into the WHO pre-qualification and emergency listing money making racket. वो कहते हैं कि WHO का जो भी कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपको WHO को देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन जब मैकेनिज्म बनाएंगे, महामारी डिक्लेयर हो गया, अभी आप WHO को बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या एलोकेशन है, एक्सेस है एंड रेलिवेंट हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स है। अमेंडमेंट्स टू दिस आर्टिकल सिंपली फीड द WHO प्री क्वालिफिकेशन एमरजेंसी लिस्टिंग मनी मेकिंग रैकेट। आर्टिकल 15, 16, 17, 18, इसमें आप जैसे भी ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होंगे और आप प्रोडक्ट्स को नेम करोगे तो वो पूरा एक जो भी इमरजेंसी यूज का लिस्ट बना देंगे और मनी मेकिंग रैकेट फिर से चालू हो जाएगा। अभी देखें कितने कुछ प्रोडक्ट्स है, इवन RT-PCR भी इमरजेंसी यूज ये था, उसका अभी तक वैलिडेशन नहीं हुआ क्या। फिर आपके जितने भी mRNA बेस्ड वैक्सीन या नए नए टेक्नोलॉजी वाले थे, वायरल वेक्टर वैक्सीन, ये भी नए मेथड था, इसको भी जल्दी से ये कर दिया इमरजेंसी यूज, और अभी तक उसका ये नहीं आया, इवैल्यूएशन नहीं आया। तो ऐसे फ्यूचर में फिर ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोविज़न है कि अगर कोई WHO कोऑर्डिनेट करता तो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह है इसको फिर इमरजेंसी यूज़ क्या क्या लिस्टिंग होंगे, क्या होंगे, और फिर ये मार्केट बन जाता अपने आप। सप्लाई पहले बन जाता, डिमांड अपने आप फिर बाद में क्रिएट करते हैं। और आखिरी में दिया, द फेलियर टू एड्रेस द क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट ऑथोरिटीज नेशंस टू कंपेल ट्रैवलर्स टू अंडरगो वैक्सीनेशन और अदर प्रोफाइलैक्सिस। वायलेशन 10वां है, मेन पॉइंट्स है। 10वां मेन पॉइंट है कि कंपल्सन है, जैसे वैक्सीन पासपोर्ट का प्रोविज़न है, नेशंस टू कंपेल द ट्रैवलर, कोई ट्रैवल करना चाहता कहीं तो अंडरगो वैक्सीनेशन कंपलसरी हो जाएगा, और अदर प्रोफाइलैक्सिस या कोई दूसरा दवाई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। आपने देखा था अभी अपने इस देश में आप इधर उधर नहीं जा सकते, मॉल में नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते। एडिशनल एस्टेब्लिश्ड हेल्थ मेजर्स दैट प्रिवेंट और कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज, और भी कोई मेजर वो बोलेगा WHO या आपका हेल्थ अथॉरिटी तो वो आपको आपको बाध्य है। आइसोलेशन क्वारंटाइन फिर है, इसमें प्रोविजंस है। और प्लेसिंग द ट्रैवलर अंडर पब्लिक हेल्थ ऑब्जर्वेशन, बंदा हाउस अरेस्ट, ये वो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, आर्टिकल 31(2). अभी देखिए हम एक कॉमन सेंस वाली बात है, हम हेल्थ में एडवांस हो रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। महामारियाँ तो कितने बड़े बड़े महामारी होते थे, कभी ऐसे मेजर्स हुए थे, कभी ऐसे रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी थी, कभी ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन या कम पड़े थे। और अभी जो ये महामारी में कितना ये है, आप रिस्ट्रिक्ट करो, फोकस प्रोटेक्शन करो। अभी जैसे नीपा ईपा का है, ठीक है, उसको फिर ग्लोबल पैंडेमिक क्यों डिक्लेयर करना, जहाँ पे वो नीपा का फोकस है फॉरेस्ट के पास, बैट्स बैट्स वहाँ पे करो, वहाँ के लोगों को गाइड करो, वहाँ फोकस करो उसको। लोकल चीज को लिए आप ग्लोबल ये करते हो। ऐसे मंकी पॉक्स के लिए कर दिया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल, टेड्रोस और डायरेक्टर जनरल ने किया था, यही एक उदाहरण है। 4 साल पहले उन्होंने, 3 साल 4 साल पहले किया था, और उनके जो खुद के एडवाइजर्स थे वो भी नहीं मान रहे थे, पर वो ओवर रूल कर गया था। तो ये तो एक प्रकार से मेडिकल डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो ये हम ये करेंगे, एक अपील करेंगे WHO की तरफ से कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हम ये नहीं, हम क्या बहुत ये छोटे लोग हैं, हम क्या बता सकते हैं, पर हमको ये जेन्युइन चिंता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, PMO ऑफिस जो है, एक ओपन डिबेट होना चाहिए, या डेट एक्सटेंड करना चाहिए। अगर 19 तक ये होना तो मुश्किल लग रहा है। पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होना चाहिए, कोई ऑपोजिशन मेंबर्स भी इसको ले नहीं रहे। एक खाली मिस्टर हेगडे ने बात किया था, वो बस वो किया था, पर इसका मतलब लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। इसीलिए हमने सोचा इसके ऊपर थोड़ा मैं हाईलाइट करते हैं आज, और आप लोग इसको अपने रिप्रेजेंटेटिव से बोल सकते हैं। अभी पता नहीं पार्लियामेंट सेशन चल रहा कि नहीं, मानसून सेशन चल रहा क्या है, पता नहीं अभी। तो जो भी है, पर एटलीस्ट अपना
जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लिख सकते हैं। इसका मैं लिंक दे देता हूँ, इसमें आप वोट करें, इससे आप लेटर बनाएं। जो भी सिविक सोसाइटी है, सिविल सिटीजन्स ग्रुप है, ये लेटर आप भेजें पीएमओ ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और अपने प्रतिनिधियों को भेजे। कुछ तो इसमें डिबेट होना चाहिए। इतना मेजर चेंजेस, मेजर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, मेजर ये आ जाएंगे एक महामारी के नाम पे, जो कि सब पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को बराबर नहीं अफेक्ट करता है। तो ये आज हमको ये मैसेज देना था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। WHO पैंडेमिक ट्रीटी, कुछ कंट्रीज अलग हो गए WHO से, अमेरिका और अर्जेंटीना। हमारे खुद के, हमारे वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमको WHO के ऊपर क्यों डिपेंड करना, हम अपने सेल्फ सफिशिएंट है। हमारे साइंटिस्ट तो व्हाइट हाउस में एडवाइस कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट। अभी हमको हो जाना चाहिए। अभी अमेरिका को ये दे दिया है चैलेंज ट्रेड में, तो अभी WHO को भी चैलेंज दे देना चाहिए कि नहीं चाहिए हमको ये ट्रीटी, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस है। तो ये आज हमको बात करना था इसके बारे में। धन्यवाद।